न्यू चंडीगढ़ को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो उसको सेकंड गुड़गांव कहता हूँ। अगर आपको विटामिन एम चाहिए तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, आपको एक और दवाई लेनी पड़ेगी अच्छा। इसके लिए। उन्होंने मेरे पास से 10 1 BHK लिए, 10 इकट्ठे, एक ही दिन में? 10 1 BHK। तो सेल्स वाले तो यही 3 काम करते तो हैं। मैंने ये तीनों बंद कर दिए। नदियाँ अगर चाहती हैं इज्जत कराना तो उनको पहाड़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, Correct। तभी वो नदियाँ इज्जत कराएंगी जी अपनी। तो मेरे हिसाब से FOD इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गाइडिंग अ टीम, मैनेजिंग अ टीम, और आप लीडर हैं, एक टीम को फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम में हुक्म के यक्के रियल एस्टेट में वो हैं जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। रियल टॉक विद राकेश शर्मा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के हमारे स्टूडियो में एक खास शख्स नहीं, शख्सियत हैं। फिल्मों में यूँ तो आपने रॉकेट सिंह को बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, और रॉकेट सिंह है भी चंडीगढ़ से। तो आज आपको हम मिलवाने वाले हैं रियल लाइफ के रॉकेट सिंह से। वो कोई और नहीं, मनमीत सिंह जी हैं, जिनका सफ़र एक सामान्य सेल्स एग्जीक्यूटिव से शुरू हुआ और आज ट्राई सिटी के सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी SBP ग्रुप के आज वाइस प्रेसिडेंट हैं। शुरुआत इंजीनियरिंग से की, सेल्स के फील्ड में आए, कदम भी ऐसा रखा कि सफलता कदम चूमने लगी, और इनके मेहनत, धैर्य और जुनून की एक मिसाल हम पूरे ट्राई सिटी में देते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, श्री मनमीत सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे थैंक यू राकेश जी। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे को रॉकेट सिंह कहा और मैं यहाँ पे आया हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मनमीत जी, आपसे सबसे पहला सवाल, सेल्स में पैसा है, पैशन है, लेकिन न्यू जनरेशन, युवा पीढ़ी जल्द से पैसा कमाना चाहती है और कई बार सेल्स से बाहर हो जाती है। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक बात है। आज की जो जनरेशन है, मतलब वो सारी की सारी पैसे के पीछे है, और हर बंदा चाहता है कि वो लाइफ में ग्रो करे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। तो मेरे हिसाब से अगर इसकी एक टर्म्स है जो कि मेरे गुरु ने मेरे को बताई थी कि अगर आपको विटामिन एम चाहिए, कि विटामिन मनी चाहिए आपको, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, आपको एक और दवाई लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैंने उनसे पूछा था जी विटामिन एम मिलेगा कैसे, कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि विटामिन एम के लिए आपको विटामिन टी के कैप्सूल लेने पड़ेंगे कंट्रोल करने के लिए। विटामिन टी क्या होता है? विटामिन टी, अब ये देखिए विटामिन टंग। भाई अगर आपको टंग पे कंट्रोल हो रहेगा, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, उनके हिसाब का प्रोडक्ट उनको देंगे, तो विटामिन एम आपके पास भागता भागता आएगा। अब एक अगला सवाल है जी। अब तो आप एक मैनेजमेंट लेवल पे आ गए हैं, तो जब आप न्यू हायरिंग करते हैं तो आप क्या खास ध्यान रखते हैं कैंडिडेट में? देखिए, कैंडिडेट्स आज के टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वी आर अ बिग ब्रांड नाउ इन मोहाली। तो जब भी कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनसे उनकी स्टोरी पूछते हैं, हम उनसे उनका पूछते हैं कि उन्होंने सेल्स में अभी तक किया क्या है, कि व्हाट दे हैव डन, और जो जो वो बातें करते हैं वो स्टोरीज से हमें पता लग जाता है कि अगर किसी ने वो बात कही है। जैसे आज के टाइम में लोग क्या, पहले तो रिज्यूम देख के लोग पूछते थे कि हम इन चीज़ों की बात करेंगे, वो रिज्यूम की बात करते थे, लेकिन अब हम क्या बात करते हैं, मतलब उनकी स्टोरीज़ की बात करते हैं, उनको कोई चैलेंजेस देते हैं कि क्या चैलेंज आया आपकी लाइफ में, आपके बॉस के साथ आपका क्या चैलेंज था, आपको कोई टास्क मिला उसमें क्या चैलेंज था, फिर आपकी टीम मैनेजमेंट देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट में कोई चैलेंज आया कि नहीं आया। तो वी आर ऑब्जर्विंग कि उनकी स्टोरीज क्या है, कि क्या वो सही भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, क्योंकि हमें सेम चैलेंजेस आ रहे हैं इस फील्ड में। तो हम उस चैलेंजेस को हम ये देखते हैं कि वो बंदा कितना निपुण है उस चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए, उसको निभाने के लिए, मतलब सॉल्व करे ना करे, लेकिन क्या वो उस चैलेंज पे खड़ा है। इंजीनियरिंग से आपने शुरुआत की जी, और सेल्स में आप आए जी, तो कुछ अटपटा नहीं इंजीनियरिंग और सेल्स? और मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर मेरे को सोसाइटी ने बनाया और सेल्स मेरे को मेरे पैशन ने बनाया। या घर वालों का दबाव था इंजीनियर बने? मैं वही कह रहा हूँ, सोसाइटी में ही आ जाते हैं घर वाले भी, क्योंकि उस टाइम पे वो एज ऐसी होती है कि आपको पता नहीं होता कि आपने लाइफ में कहाँ जाना है। तो एक कॉलेज लाइफ से निकल के या एक स्कूल लाइफ से निकल के आपको घर वालों ने कह दिया इंजीनियरिंग कर लो। नो डाउट मैंने इंजीनियरिंग करी, और इंजीनियरिंग में मैंने जिस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वहाँ पर मेरे अंडर में 500 पीपल थे। तो मेरे जो
गुरु थे वहाँ पे, उनसे मैंने मतलब इंजीनियरिंग का तो मेरे को इतना कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि आई वॉज फ्रेशर देयर, बट मेरे को उनसे क्या सीखने के लिए मिला, मैन पावर को हैंडल करना, कि 500 पीपल को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, 1000 लोगों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो वो ज्ञान मेरे को वहाँ पे मिला, जिस ज्ञान के कारण से मैं आगे उसको सेल्स लाइन में यूज़ कर पाया। जैसे आज मेरे पास 100-150 बंदों का स्टाफ है, तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये स्टाफ कुछ भी नहीं है, मैं तो 500 बंदों को हैंडल कर सकता था, तो मेरे को ऐसा लगता था ये कम है। तो कहीं ना कहीं से आपको जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं तो ये कहूँगा सबको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करो। वहाँ पे आपका इंटेंट क्या है, इंटेंट अगर क्लियर होगा तो आप वहाँ से कोई ना कोई चीज़ सीख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने वहाँ से वो चीज़ मैन पावर हैंडलिंग सीख ली, जो कि आज मेरे को सेल्स वाली फील्ड में काम आ रही है। आप इंजीनियरिंग में एक अच्छे पोजीशन पे थे और सेल्स में जब आप आए तो एक सामान्य एग्जीक्यूटिव जी, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? क्या था ये? बहुत अजीब था, बहुत बड़ी शिफ्ट थी, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में मैं प्लांट हेड था, मैं एक प्लांट को पूरा देख रहा था। और मैंने जब उसको ये मेरा डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे पास आया कि रियल एस्टेट में ऐसा होता है और इतनी अमाउंट ऑफ मनी बन सकती है, इतनी मेहनत करके आपको ये कर सकते हैं। तो एक पैशन था, एक जज्बा था काम करने का, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी, आई वॉज डायरेक्शनलेस। तो मैंने एक बार बस भगवान पे विश्वास करके बस मैंने ये सोच लिया कि यार मैंने रिस्क लेना ही है, और मेरी एज भी थी रिस्क लेने की, तो मैंने वो रिस्क ले लिया। बस मेरा वो रिस्क फ्रूटफुल हो गया। वो कहते हैं ना रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क लें तो पता लगता है कि वो रिस्क का क्या है। अगर तो कामयाब हो गए तो इट इज़ अ गुड, मतलब लर्निंग फॉर एवरीबडी, अगर नहीं होते तो लर्निंग फॉर माई सेल्फ। तो मेरे को लगता है अब एवरीबडी के लिए लर्निंग। कितने सैलरी से स्टार्ट किया था आपने? देखिए मैंने तो बहुत कम सैलरी से स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से 5500 रुपीज़ की सैलरी थी। 5500 में आ गया? 5500 में मैंने शुरुआत की थी, 5500। और इंजीनियरिंग में कितनी सैलरी मिल रही थी? इंजीनियरिंग में मेरे को सैलरी उस टाइम पे मिल रही थी 25,000 से 5500 पे आ गए? 5500 पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर था। तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे पास तो इंसेंटिव कमाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो घर वालों ने नहीं रुका? तो घर वालों को एक्चुअली में उस टाइम पे उनको वो ही नहीं पल रहा था कि हम किस उसमें से गुजर रहे हैं, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, विजन बहुत बड़ा था, काम करने की लगन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम को मानता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि 40 से पहले मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है। तो मेरे को किसी ने ये रास्ता दिखाया और मैं इस रास्ते में एंट्री की। एक सवाल है जी कि कैरियर का कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको रियल एस्टेट में एक इस ऊंचाई तक पहुंचाया? एक ना प्रोजेक्ट था हमारा सिटी ऑफ ड्रीम्स करके। तो 116 सेक्टर में उस टाइम पे हम बैठते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि जब 116 में हम बैठते थे तो वो प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा था, और वहाँ पे हमने बहुत ही कम रेट में प्रोडक्ट रखा था। जैसे हमने 1 BHK 12 लाख से शुरू किया था, और वो उसमें भी चैलेंजेस आ रहे थे। तो वो क्या किया कि जब वहाँ पे कोई काम नहीं करता था सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम मैं करता था। तो मैं आउट स्टेशन से, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट से मैंने डिफरेंट चैनल जोड़े, डिफरेंट एंगल जोड़े, डिफरेंट स्टेट्स जोड़ी। तो वहाँ से जोड़ के मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मतलब जो मेरे एमडी की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा बढ़ के काम किया, और उन्होंने भी मेरे को उतना ही प्यार दिया। मतलब वो एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि वो कंपनी का बेसिकली, कंपनी भी उस टाइम पे हमारी उस रीज़न से गुजर रही थी उस टाइम से। मतलब एक ख़राब टाइम तो नहीं कह सकते, बट एक टफ टाइम कह सकते हैं। टफ टाइम से गुजर रही थी, और टफ टाइम में जो बंदा पैसे लेके आता है, आपको पता है, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने आप में ग्रास्प कर लेता है। एक और मुझे आपके साथियों से जानकारी मिली है जी कि इंजीनियरिंग करके आप सेल्स में तो आ गए जी, आपको कैनोपी भी लगाना पड़ा था शुरू में। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, बट मेरे को बहुत अच्छा आज भी इवेंट याद है, वो मेरी पहली सेल थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम कैनोपी लगाई थी फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे के सामने। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे मैंने कैनोपी लगाई और मैं सारा दिन बैठा रहा, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया पूरे दिन। मतलब क्योंकि लोग वहाँ पे मत्था टेकते हैं, लोग आते हैं मत्था टेकते हैं, सैटरडे संडे उनका अपना एक रिलीजियस मॉडल है। लेकिन वहाँ पे जब आए लोगों ने मत्था टेका, और जब बाहर खड़ा तो मैंने एक सोडा, मतलब लोग ना, एक सोडा फैक्ट्री वाला था वहाँ पे, छोटी छोटी सोडा बॉटल्स मिलती थी। तो मैंने उसके पास जाके ना कैनोपी लगा ली,
मैंने कहा चलो लोग आएंगे सोडा पियेंगे तो जाते जाते मेरा प्रोडक्ट भी देख लेंगे। सीखने की जरूरत है नए सेल्स तो मैंने जब वहाँ पे लगाया तो वहाँ पे मेरे पास लोग आने लगे। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर आए तो उन्होंने वैसे ही मेरे से पैम्फलेट ले लिया और मेरे से बात करने लगे। तो मेरे को कहते क्या है, तो मैंने उस टाइम पे 1 BHK थे हमारे पास, तो मैंने कहा जी 1 BHK। तो उन्होंने मेरे पास से 10 1 BHK लिए एक ही दिन में 10 1 BHK। और वो थे फ्लावर सिंह है यहाँ के। अच्छा। तो बहुत बहुत बड़ा काम है उनका, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्लावर्स का ट्रेड करते हैं वो। अच्छा। तो ही इज़ अ फ्लावर सिंह ऑफ पंजाब। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे आज तक के रियल एस्टेट के पहले कस्टमर हैं। और उनसे आज तक मेरी पिछले 15 साल में आज तक बात होती है। उनके फैमिली, उनके घर के रिलेशन और सारे आज तक जो रिलेशन हमारे घर में हुए हैं तो वो आते हैं हमारे घर में, और उनके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लक था या आपने कन्विंस कर दिया कि 1 से 10 ले लो, ये क्या था? मेरे को खुद नहीं पता। मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि जब आपका इंटेंट क्लियर हो तो नेचर आपसे वो काम करा रही थी। तो नेचर मेरे से बहुत बड़ा काम कराना चाहती थी। माइट भी वो बड़े काम में सबसे पहला हाथ उन्हीं का ही था। तो मेरे को ऐसा फील होता है। तो सेल्स से शुरुआत तो की, लेकिन अब आप लीडरशिप में आ गए हैं। राइट। तो सेल्स से लीडरशिप तक आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया? देखिए, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। एक तो मैंने कंप्लेन करना बंद किया, ओके, ठीक है जी। एक मैंने ब्लेम करना बंद किया, ओके, ठीक है जी। और एक मैंने क्राई करना बंद किया। तो सेल्स वाले तो यही 3 काम करते तो हैं। मैंने ये तीनों बंद कर दिए। तो लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीडर को बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि लीडर को रास्ता बनाना पड़ता है, डायरेक्शन बनानी पड़ती है, बाकी उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा काम करना था कि जो काम मतलब लीडर करते हैं। मैं स्टडी भी करता हूँ। जैसे आप पुराने लीडर्स ले लीजिए, सारे स्टडी करते हैं। आपका इंटेंट क्लियर होगा। वो भगवत गीता में कहते हैं ना कि कर्ण का इंटेंट जैसा था तो उसको लीडर कौन मिला, और अर्जुन का इंटेंट था तो उनको लीडर कृष्ण जी मिले। तो अगर आपका इंटेंट होगा वैसे आपको लीडर मिल जाएंगे। मनमीत जी, आपका इंटेंट ही आपको यहाँ तक लेके आया है। जी बिल्कुल। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा सबक आपको क्या मिला है? कई बार ऐसा भी सिचुएशन आया होगा कि आपको लगता होगा यार छोड़ के चले जाए, बड़ी दिक्कत है। तो कैसे अपने आप को वहाँ पे रोकते हैं, मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जब आप एक कंकर वाली रोड पे चल रहे हैं और आपने जूते पाए हुए हैं तो चैलेंजेस है, तो आप धीरे धीरे करके चल पड़ते हैं। ठीक है जी। मतलब चैलेंजेस होते हैं आपके आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन आप धीरे धीरे करके चल लेते हैं क्योंकि आपने जूते डाले हुए हैं। लेकिन अगर रोड साफ है और जूते के बीच में कंकर है, ठीक है जी, तो आप एक सेकंड भी नहीं चल सकते। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके चैलेंजेस, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके चैलेंजेस बाहर के बनाए हुए हैं कि इंटरनल चैलेंजेस है। अगर तो वो इंटरनल चैलेंजेस है तो वो इंटरनल चैलेंजेस को आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर वो चैलेंजेस बाहर के चैलेंजेस है तो आपको धीरे धीरे चल के उनका सोल्यूशन देखते हुए उनको निकलना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही निकला। तो वो कहते हैं ना कि नदियाँ अगर चाहती हैं इज्जत कराना तो उनको पहाड़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो नदियां इज्जत कराएंगी जी अपनी। तो हमने अगर अपनी इज्जत करानी है तो हमें पहाड़ों को छोड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों को से दूर रखना पड़ेगा अपने आप को। तो जितना हम नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट अपने आप मिल जाता है। और अगर जूते के अंदर कंकड़ है, क्या करते हैं उसको? इलाज क्या करते हैं आप? देखिए, 2 इलाज है। या तो निकाल दें उसको, इंटरनल है, इंटरनल है निकाल लें, उसका निकालने का बहुत तरीके हैं। ठीक है जी, तो वो निकाल भी सकते हैं, या वो जूता ने आप रिप्लेस कर सकते हैं आप। ठीक है, आप क्या करते हैं? हम तो निकाल देते हैं। जूता वही पहनते हैं क्योंकि मेहनत का जूता है। हम वो कंकर को निकाल देते हैं। तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को मौका भी देते हैं कि भाई तू सीधा हो जा, फ्लैट हो जा, ये दर्द ना दे। नहीं, मौका देना मेरे ख्याल से वाजिब है नहीं, क्योंकि वो कंकर ज्यादा प्रॉब्लम दे देता है। तो फिर आपके पैर में कहीं भी घुस सकता है, आपकी बॉडी स्ट्रीम में जा सकता है, आपके खून में जा सकता है और आपको प्रॉब्लम जूते को भी खराब कर सकता है, जूते को भी खराब कर सकता है, आपकी बॉडी को भी हार्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से उस कंकर को जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, उसको निकाल देना चाहिए। ये आपके सेल्स स्ट्रेटजी का एक पार्ट आज ये पार्ट है जी। आज जब सेल्स या मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं जी, टीम को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। जो लोगों को लगता है ना कि मनमीत सिंह जी बैठे हुए हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि जहां भी कंपनी को टफ टास्क देना होता है तो सबसे आगे मनमीत सिंह जी का नाम होता है। आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, टीम को कैसे संभालते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो मेन ज़रूरी है
तो मेन तो मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एम्पैथी देखनी पड़ती है कि हमको कई बार दूसरे का जूता पहन के देखना पड़ता है कि वो किस प्रॉब्लम में है। क्या पता उसके पास लीड्स की प्रॉब्लम हो, क्या पता उसके पास चैनल अच्छे नहीं है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता वो जिस प्रोडक्ट पे या जिस कस्टमर बेस पे वर्क कर रहा है उसके पास वो है ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे पहले टीम के साथ। तो पहले उनको प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर उनको तैयार करते हैं उस लेवल पर, ट्रेन करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से ग्राइंड करते हैं उनको कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, आपका प्रोडक्ट समझाने का तरीका, ताकि उसको कभी भी कोई गैप ना रहे उस चीज़ में। फिर उसको मार्केट कंपटीशन की नॉलेज देते हैं ताकि उसका विजन प्रॉपर क्लियर हो जाए, क्योंकि जब उसका विजन क्लियर होगा तो मार्केट में वो सही मैसेज लेके जाएगा, और मार्केट में अगर हम सही मैसेज देंगे तो ऑटोमेटिकली टीम्स के पास बिजनेस आना शुरू हो जाता है। आज के टाइम में हम तो यही मोटिवेशनल स्ट्रेटजी यूज करते हैं। इसको कहते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो FOD कहते हैं। FOD करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लोगों के लिए, जो भी लीडर्स है, मैनेजर्स है, जो भी आपके माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से FOD इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गाइडिंग अ टीम, मैनेजिंग अ टीम, और आप लीडर हैं, एक टीम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बार उनके साथ फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन करिए, क्योंकि आपको उनकी तंगी का, दुख तकलीफ का उनको पता लग जाएगा, और जब आप उनको डेमो दे देंगे तो वो भी इजी लर्निंग मॉड्यूल में आ जाएंगे और आपका बिजनेस अपने आप ही ऑटो मोड पे ग्रो होने लग जाएगा। अगर आपकी टीम में कोई सीखना नहीं चाहता फिर क्या करते हैं? अब ये तो विल इशू आ गया। किल इशू तो एक चैलेंज है, एक विल इशू है। तो जो सूरज है तपना ही नहीं चाहता, तो वो सूरज का भी क्या फायदा, नहीं बन सकता। ठीक है जी, वो सूरज भी क्या फायदा। तो जो नहीं करना चाहता, विल इशू है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम उसका सॉल्व ही नहीं हो सकती, नेचर भी नहीं कर सकती। नेचर भी आपकी हेल्प नहीं करेगी कि अगर आप में विल इशू है, अगर आप में स्किल इशू है, तो वो कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग लेके इशू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन विल इशू के पास 3 महीने का टाइम है, मेरे 3 महीने बाद विल इशू वाला भी बंदा ऑटोमेटिकली आपके साइड आता है। मनवीर जी, मैं सेल्स की बात करूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, तो पूरा अपना 100% दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आपका क्या प्लान होता है, बैकअप क्या होता है, उनको कैसे एक पाथ पे लेके आते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान जो भी मेहनत करता है उसका रिजल्ट आता ही आता है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन उसको पेशेंस रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना। और जो इकोनॉमिक रूल है, जो वैसे मार्केट का, ऑर्गेनाइजेशंस का रूल है कि अगर आपकी कंपनी में 100 बंदे हैं तो 20% लोग ही बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, 80% लोग एवरेज बिजनेस करेंगे या एवरेज से लो बिजनेस करेंगे। ये वर्ल्ड वाइड है, और इस प्रिंसिपल को भी परेटो प्रिंसिपल कहा जाता है। तो अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ले लें तो वो उसमें भी सेम चीज़ है कि 20% तो मेन बिजनेस कर रहे हैं और 80% एवरेज या एवरेज से लो बिजनेस कर रहे हैं। बट ओवरऑल इट इज प्लेइंग अ गुड रोल, क्योंकि ये गोल्स बना देती है ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर जब तक तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है तब तक तो ओके है, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको अपने स्किल को और मोटिवेट करना, मतलब उसको अपने स्किल को डेली इंप्रूव करना पड़ेगा। इसको हम जापानीज एक टेक्निक सीखी थी, देखिए इंजीनियरिंग फिर काम आ गई। जापानीज टेक्निक सीखी थी हमने, एक मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में पोका योकी एक्ट, कि गलती से भी गलती ना हो। इसको कहते हैं पोका योकी एक्ट। 100% एक्यूरेसी, मतलब कोई आपने एक दिन जो आज के दिन गलती कर ली, आप अगले दिन गलती वो ना दोहराए, आपने जो अगले दिन गलती कर ली वो अगले दिन गलती ना दोहराए। तो रोज का अगर इंसान 1% भी अपने आप को इंप्रूव करेगा तो 365 दिन में कितना परसेंट इंप्रूव हो गया? 365% इंप्रूव हो गया। तो सोचो, उससे परफेक्ट, हम तो कहते हैं 100% ही बंदा परफेक्ट है। तो जब बंदा 365% हो गया परफेक्ट, तो बंदे का करेक्टर चेंज हो जाएगा। तो बंदे की सोच हमेशा इंप्रूवमेंट मोड वाली होनी चाहिए। जो गलती एक बार कर रहा है वो गलती दोबारा तुम दोहराए तो वो इंप्रूव करे। इंजीनियरिंग का सही यूटिलाइजेशन आप सेल्स में करते हैं, अपने साथियों के साथ करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। मेरा जो सवाल वही रह गया कि अगर वो इंप्रूव नहीं करता, जो पहले अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, तो उसकी मनोस्थिति में सुधार कैसे लाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स के बहुत सारे साथी हैं, कई बार परेशान होते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं कि मेरा तो अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अभी पता नहीं मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि केवल किस्मत होगा। आपकी क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है आर्मी में कई जवान जाते हैं लड़ाई करने के लिए,
तो जो कि ट्रेनिंग सेशन में बहुत अच्छा फायरिंग कर रहे होते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि कई बार जब मेन फील्ड पे होता है तो उनसे सही तरीके से निशाना नहीं लगता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब वो क्या करते हैं, उनका क्या मॉड्यूल है वही सेम मैंने किया हुआ है वैसे तो अपना, हम उनकी ट्रेनिंग्स और ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। तो लेट सपोज क्या होता है कि एक बंदे का अगर बिजनेस नहीं आ रहा या नहीं हो पा रहा, तो उसकी ट्रेनिंग्स इतनी ज़्यादा हार्ड कर दो, उसके साथ अपने मैनेजर को, मेन मैनेजर को इतना ज़्यादा लगा दो कि या तो वो कामयाब हो जाएगा या वो चले जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, या वो चले जाएगा कि वो कहेगा कि यार मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ये मेरा बस है। फिर समथिंग मस्ट बी बेटर जो उसके लिए लिखा होगा लाइफ में। लेकिन हम एक अच्छा करेक्टर तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी में लोग कहते हैं एसएसबी देने जाते हैं, लेकिन लोग बहुत कम लोग होते हैं जो कि क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एसएसबी करता क्या है, एक लोगों का करेक्टर बिल्ड कर देता है। ठीक है, जो वहां पे 5 दिन रह के आता है तो उसका एक करेक्टर मतलब देश का नजरिया बदल देता है। आपने एसएसबी भी दिया है क्या? मैंने तो दिया बट मैं रिजेक्ट था। आई वाज रिजेक्टेड वन। सो एसएसबी से रिजेक्टेड बहुत सारे लोग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो हमारे जो बहुत सारे जो बच्चे हैं देख रहे हैं, तो लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है। और आप जो भी अपने लाइफ में करते हैं, सीखते हैं, चाहे एसएसबी में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, उसका यूटिलाइजेशन आप अपने लाइफ पाथ में सक्सेस में कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जो एसएसबी के लिए तैयारी की, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को वहाँ पे अपने आप से सामना करना पड़ा। तो जब मैंने वहाँ पे सामना किया अपने आप से, तो मेरे को लगा कि मैं बहुत चीज़ों में वीक हूँ। तो जब मैंने वो चीज़ें इम्प्रूव की तो भगवान ने ऑटोमेटिकली मेरे को बहुत कुछ दे दिया। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ टारगेट्स। तो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ले, हम पोका यूकी करते रहते हैं अपने साथ। आपकी नज़र में एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए कि ही हैज़ टू वेट, कि उसको जल्दबाजी नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा उसको सेक्रीफाइस नेचर का होना चाहिए। देखो, त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक त्याग ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस फील्ड में कोई बात नहीं करता। त्याग पार्टियों का नहीं होता इसमें, लेट्स सपोज त्याग पार्टियों का नहीं होता। त्याग होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, आप किस लेवल पे। त्याग मतलब डिसिप्लिन का त्याग, मतलब डिसिप्लिन में कितना रह सकते हैं आप। मतलब ये ऐसी फील्ड है जो आपको पैसा भी बहुत देती है, ये ऐसी फील्ड है जो आपको लेजी भी बहुत कर देती है। तो आप डिसिप्लिन में कितना हो, आप हार्ड वर्किंग कितना हो, आप पैशनेट कितना हो अपनी जॉब को लेके, अपने सिस्टम को लेके, मेरे हिसाब से वो सेल्स वाला बंदा इस चीज़ को पार कर सकता है। मनमीत जी, एक और बड़ा सवाल जी, बहुत सारे युवा आज के समय में रियल एस्टेट में आना चाहते हैं। वैसे सेल्स का तो बहुत सारा फील्ड है, आप कोई भी, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग हो, चाहे ऑनलाइन सेलिंग हो, लेकिन रियल एस्टेट भी मोटिवेट करता हूँ युवाओं को। लेकिन रिटेंशन रेशियो युवाओं का बहुत कम है, क्या रीज़न है इसका? देखिए, मैं ना आपको इसमें ना विजन की कमी है। हमारे ना डेक ऑफ कार्ड्स कितने 52 हैं, उसमें से 4 मेन पत्ते हैं, एक है 4 मेन है। ठीक है जी। सबसे लोअर वाला है, सॉरी, जो सबसे लोअर वाला है वो है गोला, जिसको हम गोला कहते हैं। ठीक है जी। उससे ऊपर आ गया बेगी, उससे ऊपर आ गया किंग, उससे ऊपर आ गया हुक्म का यक्का। ये 4 हम टॉप की बात, 4 हम टॉप जो मैनेजमेंट लेवल का है। तो जो पहला युवा रियल एस्टेट में आ रहा है वो गोला है। जो रियल एस्टेट में आया, अभी ताजा आया, अब उसको प्रॉब्लम है, अभी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कोई। ठीक है, उसको जोकर समझते हैं, जे फॉर जोकर। उसको कोई ट्रस्ट नहीं करता, उसको कोई क्लाइंट हाथ नहीं पकड़ाता। वो बेचारा अब करे क्या? अब करेगा वो क्या करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है धीरे धीरे। एक आधी सेल करता है, अब धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, तो वो क्या बनता है, बेगी। जब वो रानी बन जाता है तो वो उसके रानियों वाले नखरे हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर वो क्या करता है, रिलेशनशिप बनाता है। रानी बन गया तो रिलेशनशिप बनाया उसने किसके साथ। अब रानियां क्या करती हैं, अच्छे राजाओं के साथ। पुराने ज़माने में क्या करती थी, हर राजा, जो भी राजा आता था या उसका सैनिक का रिलेशनशिप, अच्छा गुड रिलेशन, ताकि उसका काम इजी हो जाए। तो वो क्या करता है, जब वो रानी बनता है तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज सीखता है। जब उसका रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज उसने सीख ली, फिर वो कहाँ जब मारता है, राजे पे, किंग। वो बनता है किंग, क्योंकि उसके बाद नेटवर्क बन गया। उसने एक नेटवर्क बना लिया, रिलेशनशिप बिल्ड किया, उसने ट्रस्ट बिल्ड किया, गोले से ट्रस्ट बिल्ड किया, बेगी से रिलेशनशिप बिल्डिंग किया, फिर वो किंग बन गया। अब जब वो किंग बनता है तो उसको असली मायने पता लगते हैं कि यार मेरे पास मायने क्या है। फिर वो बनता है हुक्म का यक्का। और आज के टाइम में हुक्म के यक्के रियल एस्टेट में वो हैं जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं।
और यहाँ पे बैठ के फ़ौरन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुक्म के यक के आपके सामने आपकी फील्ड में आपको पता है कितना एग्जाम्पल है, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल, दूर दूर से लोग आके यहाँ पे बिल्डर बन के हुक्म के यक के। तो जितने बिल्डर्स हैं वो सारे हुक्म के यक के, और जितने अच्छे सेल्स वाले हैं वो इस टाइम पे किंग है। आने वाले टाइम में वो भी हुक्म के के बनेंगे। हाँ, आने वाले टाइम में किंग हुक्म के यक के बन जाएगा। आप कब बनने वाले हैं? हम नहीं बन सकते। हम ट्राई करेंगे जरूर। मनमीत जी, फर्स्ट सेल एक्सपीरियंस तो आपसे समझ लिया, कोई ऐसा अटपटा जहाँ पे आप परेशान हुए हों, जुझला गए हों या परेशानी में पड़ गए हों कि आज तो यार फंस गया? मुझे एक किस्सा याद है, तो वो सज्जन भी अब देखेंगे इस चीज़ को तो वो भी हंसेंगे। तो मैं आई वॉज इनटू क्लोजिंग सेल, तो मैं क्लोज कर रहा था। तो जैसे ही मैं उनको स्कीम बताई कि जी आज की ये हमारी स्कीम है कि अगर आज आप ये लेते हैं तो फिर आज ये रेट रहेगा, आज ये रेट रहेगा, या बेनिफिट रहेगा, या बेनिफिट रहेगा, या ये एडवांटेज है आपको। तो उन्होंने क्या किया जी, अब उनको पूरी जकड़े हुए थे वो मेरी तरफ से। तो मेरे कैबिन में पूरा जकड़े हुए थे। तो वो कहते हैं कि भाई अब इसको जवाब दूंगा तो क्या कहते हैं, तो कहते जी हमारा ना अभी टाइम नहीं हुआ, मुहूर्त नहीं निकला, तो हम पंडित से पूछेंगे। तो मैंने कहा जी कौन सा पंडित है आपका? तो कुदरती वो मेरे पिंड के मतलब नियर अराउंड थे। जैसे मैं मुक्तसर बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो रूट्स है वो मुक्तसर की है, रंजीतगढ़ पिंड की है। तो कहते जी वहां पे मुक्तसर में एक पिंड है। तो उनको ये पता नहीं था कि मैं वहीं का हूँ। तो मैंने कहा जी क्या नाम है पंडित का? तो उन्होंने पंडित का नाम बोल दिया। तो मैंने क्या किया, पंडित को फोन लगा लिया। मैंने कहा लो जी मेरे जानकार है। तो लाउड स्पीकर पे फोन कर दिया। तो वो कहते जी आज तो एकादशी है, आज से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब वो पूरा फंस गए। तो उसके पास उनको जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मेरे को पैसे देने ही पड़े। तो वो मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी, और मेरे को फील भी बैड हुआ कि नहीं यार मैंने उनके खिलाफ किया। लेकिन आज वो मेरे मित्र हैं, तो आज वो सुनेंगे। एकादशी के दिन आपने अच्छा दिया हुआ है तो उनका और भला हुआ होगा। और मुझे नहीं लगता कि आपने उनको फिर आगे प्रॉपर्टी छोड़ी होगी। आज के टाइम में मेरा हर प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है तो वो बिना टाइम देख के मैं आज के हमने छेड़ है कि सर टाइम पहले ही देख के आना। पंडित जी का नंबर है मेरे पास। पंडित जी का नंबर है मेरे पास। तो आज के टाइम में हम हंसते हैं क्योंकि बहुत पुराने कस्टमर थे, कम से कम 4 साल पुराने कस्टमर थे। अब तो जो भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें वो खुद आके वो खुद इन्वेस्ट करके खुद ही जाते हैं। तो बहुत अच्छे सज्जन है। अब देखेंगे तो वो हंसेंगे, याद करेंगे उस पल को। इसके अलावा कोई ऐसी घटना कि किसी कस्टमर के पास आप गए हों, कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ हो कि आज भी आपको याद रहता हो या आपको गुदगुदा जाता हो? एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी देखेंगे। अब वो मेरे को कहेंगे कि आपने यार सबके सामने क्यों बता दिया। तो एक मेरे मित्र है NRI, तो ही रिजाइड्स इन कैनेडा। तो वो कनाडा से रहते हैं। तो क्या हुआ, उनके पेरेंट्स रहते थे यहाँ पे। तो अब माताजी बुजुर्ग थे, उनका देहांत हो गया। मतलब जो प्रॉपर्टी मतलब लेट्स सपोज रहते थे, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गया, तो उनका देहांत हो गया। तो वो आ गए वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि मम्मी तो भाई चलो मेरी मदर की डेथ हो गई है, और एक तो जो भी पूजा पाठ करते हैं वो करना है, प्लस मतलब उन्होंने ये कहा कि आप हमारे घर पे आ जाओ, हमने पाठ और पूजा करना है, हमने पंडित जी बुलाए हुए हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आप आओगे। तो मैंने कहा ठीक है जी बिल्कुल ठीक। अब NRI मेरा फ्रेंड है तो मेरे को लगा मेरे को जाना चाहिए। तो हम चले गए। तो वहाँ पे ना उन्होंने हवन करा रहे थे। तो हवन में हमें बिठा दिया उन्होंने। तो मौसम था कि हवन में क्या करते हैं कि जी जब हवन करते हैं तो फैन फोन सब कुछ बंद कर देते हैं, और उन्होंने बालकनीज के पास हवन कर दिया था क्योंकि वो धुआं निकलता है तो वो बालकनी से बाहर चले जाए। एक वो शुभ भी होता है कि घर में भी रह जाए, तो पंडित जी कहते हैं ये शुभ भी है कि घर में सारा शुद्धि हो जाएगी। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो मैं वहाँ पे चला गया। तो साथ में मेरे मित्र थे 2-3, तो वो भी बैठ गए। तो जब हम बैठे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ही पंडित जी ने वो मंत्र करने शुरू किए तो हमारे हाथ में उन्होंने वो दिया कि भाई आप पहले ये चावल डाल रहे हैं, ये करना है। तो उन्होंने NRI मेरा दोस्त था तो फैमिली फ्रेंड थे, तो उसने भी हमें वो विधि में बैठा लिया कि तुम भी बैठ जाओ और तुम भी ये चीज़ें करो, भाई ये चीज़ अच्छी होती है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब आपके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी आत्मा की भी शुद्धि होगी। तो हम भी बैठ गए। तो आई एम अ स्पिरिचुअल गाय, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मेरे दोस्त कर रहा है तो मैं ज़रूर है उसका साथ देना, सपोर्ट करना। तो हम बैठ गए जी वहाँ। तो जब हम बैठे तो मैंने जैसी पंडित जी ने हमारे हाथ में वो दिए चावल दिए, तो हमने आहुति सब नहीं दी इकट्ठी। तो एकदम से फैन उल्टा चला। फैन उल्टा चल गया? फैन मतलब हल्की सी जैसे वो ही फैन उल्टा चलने लग गया। तो वैसे ही देखा हमने कि भाई यार ये क्या हो गया, भाई फैन उल्टा क्यों चला, भाई फैन तो बंद है, भाई फैन उल्टा कैसे चला। तो एकदम से हमें हुआ कि भाई यार शायद बालकनी का ना UPVC विंडो खुली ना रह गई हो। तो उसको मैंने अपने लड़कों को कहा यार बंद कर दे भाई, UPVC बंद कर दे भाई, जाली वाला खुला रख दरवाज़ा, कि विंडो बंद कर दे प्रॉपर भी हवा ना आ रही हो। तो जैसे ही दोबारा किया आहुति डाली उन्होंने, वो फैन दोबारा घूमने लग गया।
और हमने फिर देखा भाई हवा तो कहीं से नहीं आ रही, किचन से भी नहीं आ रही, कहीं से भी हवा नहीं आ रही। जब तीसरी बार किया तो तीसरी बार फैन 4 की स्पीड पे घूमने लगे उल्टा। ओके। तो पंडित जी ने ये कहा कि यार यहाँ पे तो बाधा है, यहाँ पे तो कोई ना कोई बाधा है। तो हम तो वहां से जी निकल के भाग गए। तो कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो बाद में पता लगा कि कोई ना कोई मतलब कोई चीज आ गई थी या कोई ये सिस्टम था वहां पे। रियल में ये रियलिटी में ऐसा हुआ और मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में जी। सुन के मेरे रोंगटे खड़े हुए। आप तो और हमने तो प्रसाद भी नहीं लिया, हमने पंडित जी को भी पकड़ा, हमने पंडित जी के भी हाथ जोड़े कि सर आगे से किसी हवन में नहीं जाएंगे, हमें माफ कर दो। बट ये है कि हमको बहुत अच्छा लगा। आपकी शुद्धि भी हो गई, पूरी शुद्धि हो गई थी। मनमीत जी, आपको 15 साल हो गए, 1.5 दशक बहुत लंबा समय होता है। जब आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया होगा, उस समय और आज में कितना अंतर है और कितना चेंजेस आया है? बहुत ज़्यादा चेंजेस है। जब हमने ज्वाइन किया था तो मार्केट 100% एंड यूज़र की मार्केट थी। और उस टाइम पे क्या होता था कि लोग मतलब प्लॉट कल्चर, लैंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे कि लैंड ले लें, प्लॉट्स ले लें। फ्लैट्स की इतनी वाइब्रेंस नहीं थी। तो फ्लैट्स अभी नए आए थे तो फ्लैट्स को लोग समझ रहे थे, लो राइज हो रहे थे, G+2 चल रहा था। तो लोग समझ रहे थे अभी, मतलब अंडरस्टैंड कर रहे थे। मतलब लोगों का एक कंसेप्ट था कि अगर घर लेना है तो वो बनेगा प्लॉट पे और कोठी पे, मतलब हमारी जमीन होगी, हमारी कोठी होगी। लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई लेट्स वो मुंबई में क्या चल रहा है, बेंगलोर में क्या चल रहा है, अपना जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें क्या चल रहा है। तो लोग अभी उस चीज़ को देख रहे थे जब मैं देखा। और आज के टाइम में कल्चर ऐसा हो गया कि लोग उल्टे आ गए, वापस उसी कल्चर में आ गए। वो लोग आ गए कि भाई लोग ये कहते हैं कि हमें चाहिए फ्लैट, हमें चाहिए छोटी फैमिली के लिए। लोग मांगते हैं, सबसे पहले ज़्यादा डिमांड ही फ्लैट की है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बेनिफिट्स भी है, सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं। अब जो बंदा कोठी में एक चीज़ नहीं बना सकता, स्विमिंग पूल, जकूजी, वो एनवायरनमेंट, वो सोसाइटी, वो कैंपस, सिक्योरिटी आ गई। सबसे बड़ी बात ये कैंपस है। कैंपस कहाँ मिल जाएगा आज के टाइम में? कई लोग जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, गूगल है। अगर गूगल का कैंपस कोई बना लेगा क्या? जो कैंपस है उसका, जो वो अंदर फैसिलिटी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, सिस्टम्स देता है, तो गूगल से नौकरी छोड़ के बंदा क्यों ही जाएगा किसी और कंपनी में? तो वो कैंपस से प्यार करते हैं लोग। ठीक है जी। तो लोग क्या करते हैं, जैसी रियलिटी में, रियल एस्टेट में भी लोग कैंपस लिविंग में ज़्यादा रह रहे हैं। आप ये देखेंगे कि भाई जो BSF है, आर्मी है, इनके कैंपस कितने स्ट्रांग है। तो जब वो कैंपस से निकलते हैं तो वो हमेशा ये देखते हैं यार कोई कैंपस हो अच्छा, ग्रुप हाउसिंग अच्छा हो, फैमिलीज हो, आप फैसिलिटीज हो, क्लब हाउस हो, लोग एक दूसरे से मिलें, लोग बातचीत करें, लोग अपना एक टाइम स्पेंड करें, अच्छे लोग हो, अच्छी जेंट्री हो। तो और लोगों को क्या चाहिए? मनमीत जी, अगर हम 15 साल पहले की बात करें, जमीन की इजीली अवेलेबिलिटी थी। मैं ट्राई सिटी की बात करूंगा तो लैंड बैंक तो बहुत कम है। बिल्डर्स को जिस कॉस्ट में लैंड मिल रहा है, तो वहाँ पे तो ग्रुप हाउसिंग का ही ऑप्शन बनता है। और एक आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्या है, आपने जमीन लिया, कंस्ट्रक्शन करना है, कॉस्ट इतना हायर साइड चला जाएगा और उसको सुविधा भी नहीं मिलेगी। जो एक डिफरेंस आया है कस्टमर के माइंडसेट में, कितना आप महसूस करते हैं? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, टीम से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है आपका। आजकल कस्टमर बहुत वोलेटाइल हो गया। देखिए पहले तो होता था जॉइंट फैमिलीज का कल्चर। जॉइंट फैमिलीज के कल्चर के कारण से तो पहले तो सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट होता, मजबूरी थी लोगों की कि लैंड लेना, प्लॉट लेना, घर बनाना। अब आ गया कि अब आपका यहाँ पे आ गया 2 टाइप के। एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, एक फैमिलीज आ गई जो कि वह अपने पिंड में, अपने घर में, उनका बहुत बड़े आलीशान घर बने हुए हैं। वो क्या हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए। आप ये लगा लो कि जैसे आज चंडीगढ़ ट्राई सिटी एक इमिग्रेंट वो से ट्राई सिटी बन गई है कि जो कोई हिमाचल से आना चाहता है तो वो अपना एक सेकंड होम बना रहा है। तो वो कहता है कि सेकंड होम मैंने मैंने अपनी जॉब करनी है, उसके बाद मैंने अपने घर चले जाना है। तो उसका थॉट प्रोसेस ये है कि जी मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं सेकंड स्टेट का सिटीजन हूँ। आप ये लगा के चलो भाई मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पे अपने बड़े आलीशान बंगले बना के क्या करूँगा, या मैं बड़ी कोठियाँ बना के क्या करूँगा। तो मैं फ्लैट ले लेता हूँ, फ्लैट लेके मैं वहाँ पे अपना जब रिटायर होऊंगा या इसको रेंट पे दे दूंगा या मैं अपने घर वापस चले जाऊँगा। तो वो क्या कर रहे हैं, रेदर देन अपना घर बार बेचे, सब कुछ बेचे वहाँ से, फिर यहाँ पे प्लॉट ले, कंस्ट्रक्शन कराए, उसकी कॉस्ट बियर करे, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग दे, इससे अच्छा वो ये सोचते कि फ्लैट ले लेते। तो
तो ये भी एक जो सेकंड इमिग्रेंट आ रहा है, पंजाब से उठ के आ रहा है, हिमाचल से उठ के आ रहा है, हरियाणा से उठ के आ रहा है, तो ये ट्राई सिटी को पकड़ रहा है क्योंकि ट्राई सिटी ग्रो हो रही है। JNK दिल्ली से भी माइग्रेशन, JNK दिल्ली से बहुत माइग्रेशन है। तो बेसिकली ये इमिग्रेंट्स है सारे के सारे। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तो अपना बिजनेस अपग्रेड करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ अपना चैनल अपग्रेड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पूरी इंडिया की नज़र ट्राई सिटी पे है इस टाइम पे। ट्राई सिटी की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। यहाँ की मार्केट बहुत। इस पे एक और सवाल हमारा है मनमीत जी, आप पूरा हिंदुस्तान, दुनिया के अधिकांश हिस्से में घूम चुके हैं जी, तो आपको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोइंग सिटी कौन सा लगता है? मेरे को तो ट्राई सिटी लगता है हमेशा से ही, क्योंकि आप यहाँ यहाँ पे रहते हैं इसलिए, मैं यहाँ रहता भी हूँ इसलिए, तो मेरे को यहाँ लगता है। क्योंकि बाकी जो सिटीज़ है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात कर लें, बेंगलोर में आज आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी मिनिमम एक 1 बेडरूम की इन्वेस्टमेंट ही 2 करोड़ से शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। गुड़गांव में भी ये हाल है, बॉम्बे में तो और उससे ज़्यादा बेटर है। तो अभी क्या है, वो सारे पैटर्न पे ये ट्राई सिटी आ रही है। तो आज ये ट्राई सिटी हर बंदे के पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब जो नियर बाय स्टेट्स है, जैसे आप ये लगा लो हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये इनके पॉकेट फ्रेंडली है कहीं ना कहीं। रेंटल वैल्यू भी ज़्यादा है। आप ये लगा लीजिए आज के टाइम में 0.5 0.75 की रेंटल वैल्यू है, तो ये एक बहुत बेटर रेंटल वैल्यू है। कल को अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो यही रेंटल वैल्यू आपकी 1% भी जा सकती है। और अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल में आपकी रेंटल वैल्यू 1% से प्लस लेगी तो आपकी प्रॉपर्टी तो बेस्ट ही है। प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन भी हो रहा है, रेंटल वैल्यू भी है। आज से जिसने 20 साल पहले चंडीगढ़ में किसी ने शोरूम लिया होगा तो आज उसका रेंटल 1% से ज़्यादा है, ठीक है जी। 1% से प्लस का रेंटल आ रहा है। नहीं तो हम मानते हैं कि 0.5 का रेंटल वैल्यू इज द बेस्ट रेंटल वैल्यू। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का करने का आज जो मौका है वो बहुत ही बेस्ट मौका है, क्योंकि आने वाले समय में जो रियल एस्टेट की ग्रोथ होने वाली है अकॉर्डिंग टू सेंटर सेंसेस, वो ट्राई सिटी पे सबकी नज़र है। डिमांड और सप्लाई की हम बात करेंगे। हाँ, क्या ट्राई सिटी इतना कैटर कर पाएगा, चाहे घर हो, मकान हो, चाहे दुकान हो, कमर्शियल हो, जितनी डिमांड है? क्योंकि अब 4-4, 5-5 स्टेट से यहाँ माइग्रेशन है। बहुत, अभी तो बहुत, मतलब डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बल्कि कम है। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी ग्रुप हाउसिंग की अच्छी ग्रुप हाउसिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, और लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे बिल्डर पे, जो ट्रस्टवर्दी बिल्डर है, जिसने डिलीवरीज दी हैं, जिसने अच्छा कैंपस दिया है, हम वहाँ पे जाए, क्योंकि लोग पुराने इन्वायरमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसकी डिमांड है ये हमेशा, और ये सप्लाई कम है ज़रूर इसकी मार्केट में नए चेहरे भी आए हैं, नए बिल्डर्स भी आए हैं, लेकिन वो उस लेवल का कैंपस दे नहीं पाए, डिलीवर नहीं कर पाए जिस लेवल का कैंपस होना चाहिए। तो हमेशा डिमांड बहुत ज़्यादा हाई। मनमीत जी, आपसे एक खास सवाल रियल एस्टेट पे करूँगा। मोहाली, बहुत सारे हमारे व्यूअर, दर्शक, साथी कहते हैं कि ओवर प्राइस्ड है। क्या आपको लगता है मोहाली ओवर प्राइस्ड है? अगर हमने ट्राई सिटी को या मोहाली को कंपेयर करना है तो हम करें, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपेयर होता है। हाँ जी। तो हमें हमेशा कंपेयर करना चाहिए गुड़गांव से। तो जो गुड़गांव में फैसिलिटीज़ है उससे वो सी सिमिलर फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे आज के टाइम में अवेलेबल है। तो कहाँ गुड़गांव का जो रेट है वो कहाँ यहाँ पे है, वो 1/3 भी रेट नहीं है यहाँ पे। तो अभी तो प्राइसेस और इंक्रीज होने हैं यहाँ के, अभी तो और मतलब फैसिलिटीज़ आएंगी, अभी तो और सिस्टम्स आएंगे बड़े बड़े। लेकिन हम ऑलरेडी उस लीग में हैं, हम ऑलरेडी उस फैसिलिटीज़ पे बैठे हैं, हम ऑलरेडी उस ऑरा पे बैठे हैं। हमारे पास इंफ्रा है, हमारे पास रोड्स है, हमारे पास एनवायरनमेंट है, हर एक चीज़ तो है जो गुड़गांव में। तो क्या हम कर सकते, मतलब हम क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को कि अभी तो मतलब सिस्टम्स और इंक्रीज़ होगा। मेरे ख्याल से मोहाली का रेट और बढ़ा जाएगा, क्योंकि मोहाली से मतलब मेरे ख्याल से गुड़गांव से बड़ा बन सकता है मोहाली। तो आज भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और लोगों को एप्रिसिएशन अगले 8-10 साल तक मिलने की संभावना 100% रही। ये तो रियल एस्टेट में तो एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितने इमिग्रेंट्स है मोहाली ट्राई सिटी को सबसे बड़ा सपोर्ट ही हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का मिलता है। तो वहाँ से जितने दिल्ली का फॉर एग्जांपल 100% इमिग्रेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। आज के टाइम में इमिग्रेंट्स जैसे गुड़गांव में जा रहे थे, अब इतनी अच्छी IT कंपनीज आ गई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बूम कर रहा है। तो जितने इमिग्रेंट्स हो गए वो सारे के सारे आप ये देखिए, आने वाले समय में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग और ज़्यादा उसमें जाएंगे, सोसाइटीज़ की तरफ जाएंगे, लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे सप्लाई आपकी वो सिस्टम में बनानी पड़ेगी, सिस्टम को, और प्राइसेस इंक्रीज होते रहेंगे। इसमें एक और मैं ऐड ऑन करूंगा, स्पेशली ट्राई सिटी में ना, यहाँ अगर मैं दिल्ली गुड़गांव को कंपैरिजन में देखूं तो
तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन इंडेक्स काफ़ी लोअर है, हाँ नियर बाई आपको हिल्स है, बिल्कुल। और जो पहले एक दिक्कत आती थी जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। तो मेरी तो अपनी गट फीलिंग है कि 10 साल मोहाली का है, हाँ, लेकिन हमारे पास सवाल आता था और आप एक्सपर्ट हैं, आप लगभग रोज 10 से 20 कस्टमर को हैंडल करते हैं, टीम को करते हैं, तो मेरा सवाल था और मुझे लगता है कि आपने उसको जस्टिफाई किया है। नहीं बिल्कुल एक बार पुनः और जी न्यू चंडीगढ़ पे चलेंगे। 100%। न्यू चंडीगढ़ को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो उसको सेकंड गुड़गांव कहता हूँ आज के टाइम। ओके। मैं तो उसको कहता हूँ कि चंडीगढ़ में आज के टाइम में जो रेट है, क्योंकि मध्यम मार्ग वाली सेम रोड पे चंडीगढ़ पे बना हुआ है वो, और वो सेकंड गुड़गांव बनने वाला है आज के टाइम में। वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि सारा का सारा जोन है वो लो डेंसिटी जोन। वहाँ पे फ्लैट्स भी कम बनेंगे, पॉपुलेशन भी सही रहेगी, और वहाँ पे इन्वायरमेंटल इंडेक्स भी बहुत कम है। मतलब वहाँ का जो वायु है, सिस्टम है, वो बहुत ही सुंदर है, एक अपने आप में बहुत अच्छा। शिवालिक हिल्स है, तो लोग एक उस ब्रीज को चाहते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल आपका हाई हो, बालकनी में खड़े हो, आपको हिल्स दिख रही हो, तो यू गेट अ फीलिंग कि यार एक बहुत ही लग्जरी फीलिंग है, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो जहाँ पे आपकी लाइफ का इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ सकता है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही जीरो पॉपुलेशन पॉल्यूशन है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ों को एंजॉय करने के लिए अगर आपने करना चाहते हैं तो वो न्यू चंडीगढ़ में आ सकते हैं, क्योंकि जो चंडीगढ़ के आज के टाइम में हाफ से हाफ रेट पे भी नहीं है, और आने वाले टाइम में चंडीगढ़ जितना रेट हो जाएगा उसका, आने वाले 5 सालों में जितना चंडीगढ़ का रेट है उतना ही न्यू चंडीगढ़ काफी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो जो भी आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं न्यू चंडीगढ़ में तो वो कर सकते हैं। एक और सवाल जी, आप सारे लगभग सेक्टर्स को देख रहे हैं, एरिया को देख रहे हैं, आपको सबसे फास्ट ग्रोइंग कौन सा एरिया नजर आ रहा है ट्राई सिटी में? सारे ही एरिया ग्रो कर रहे हैं अपने लेवल में। मोहाली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी लैंड पूलिंग हो रही है सरकार की तरफ से। तो लैंड पूलिंग्स में जितनी लैंड्स आई है, तो वो लोगों को, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उनको वो मिल रहा है, मतलब शोरूम्स मिल रहा है, प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो सब हर एरिया ग्रो कर रहा है। मोहाली का तो पूरा एरिया ग्रो कर रहा है। अब जो गम्माडा है, पंचकूला है, पंचकूला में भी सारे एरियाज ग्रो करने लग गए, उसमें भी गवर्नमेंट ने रेट काफ़ी बढ़ गया है। चंडीगढ़ तो पहले से ही हाइप्ड सिटी है, वन ऑफ द हाइप्ड सिटी। तो फिर मतलब ये पूरी मार्केट ही ओवरऑल ग्रो कर रही है। और इसमें फ़ायदा क्या हुआ, मतलब सरकार ने भी देखिए कुछ ना कुछ तो नीतियाँ अच्छी खेली है। वहाँ पे आईटी कंपनीज आ रही हैं, देखिए अच्छे लेवल पे मोहाली डेवलप हो रहा है। अच्छा, फिर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, एक मेडिसिटी बना रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में। तो मेडिसिटी 248 एकड़ की टाउनशिप आ रही है पूरी की पूरी मेडिसिटी में, जहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल मतलब इंस्टीट्यूशन सारे के सारे आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक नंबर अपने आप में अचीव हो जाएगा वो चीज़। एक सीधा सवाल जी, आप एसबीपी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, आप ट्राई सिटी के जो सबसे बड़े लार्जेस्ट बिल्डर में बात करूं, आई थिंक अभी पंजाब के भी नंबर 1 बिल्डर हैं जी, उनके साथ लंबे समय से 1.5 दशकों से काम कर रहे हैं। आप एसबीपी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं, कितना सेफ, कितना सिक्योर है? मैं कहता हूँ आज के टाइम में एसपीपी का जो इंटेंट है और जो विजन है हमारे एमडी का, मिस्टर अमन सिंगला जी का, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट। आपकी हमारे जो एमडी है उनका ये असूल, वो कभी भी ना मतलब अपनी लग्जरीज पे ये पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। वो सारी की सारी पहले आपके बनी को, जैसे आजकल प्री लॉन्चेस है, तो प्री लॉन्चेस में क्या करते हैं बिल्डर्स, कई बार बेच के तो वो अपना पैसा अपनी लग्जरी में लगा लेते हैं, वो पैसे को यूज़ नहीं करते। तो जो हमारे एमडी है वो उनको पैसे का यूज़ करना आता है। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को सेव करते हैं, प्रोजेक्ट पे खर्च करते हैं, वो अपने आप को सेव करते हैं। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रीज करा लेते हैं, डिलीवरी, फिर उसके बाद नक्शे पास करा देते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे पैसा लग जाता है। तो वो सारे के सारे पैसे राइट जगह पे यूज़ हो रहे हैं, ये एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए बात। तो उसको जब इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर को कि मेरे पैसे राइट जगह पे राइट स्पेस में यूज़ हो रहे हैं, तो ही इज़ अ हैप्पी इन्वेस्टर। उसको पैसे भी बनते हैं, उसका प्रोडक्ट भी हाईलाइट होता है और उसको एप्रिसिएशन भी मिलती है। आफ्टर सेल सर्विस उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? आजकल के टाइम में जो भी बंदे आप मतलब सेल्स कर रहे हैं या जो भी एंड यूज़र है, उनको बहुत ही अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है। जो हमारी डिलीवरी हुई है, COD 116 हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है जी, वहाँ पे हमने फ्लैट्स डिलीवर किए। तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं, मतलब वो दे आर फुली हैप्पी, मतलब फुली एक्साइटेड और फुली हैप्पी, क्योंकि जो उनको कमिटमेंट की थी वो सारी कमिटमेंट फुलफिल हुई। क्योंकि बेसिकली रियल एस्टेट में है क्या, कमिटमेंट्स है। हम एक वर्बल कमिटमेंट करते हैं और उसको एग्रीमेंट
कमिटमेंट पे लेके आते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट जब फुलफिल हो जाती है तो दे गॉट अ हैप्पी फेस, तो उनको एक बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है और वो दिल से कहते हैं कि यार एसपीपी इज अ बेटर प्रोडक्ट। मनमीत जी, जब मैं रॉकेट सिंह फिल्म देख रहा था जी, तो रॉकेट सिंह का इंटरव्यू हुआ था तो पेन बेचकर दिखाने को कहा गया था। ठीक है। क्या आपके बॉस ने भी आपके साथ ऐसा किया? नहीं, हमारी तो बहुत बहुत इजी कन्वर्सेशन हुई थी, क्योंकि उस टाइम ना तो कंपनी बड़ी थी ना तो हम बड़े थे, तो उस टाइम बहुत एक छोटे समय से शुरू किया था हमने काम। तो उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो एक सिंपल कन्वर्सेशन हुई थी कि हम विजन का, मिशन का और वैल्यूज़ की बात कर रही थी। तो हमारी ये विजन है, ये मिशन है और ये वैल्यूज़ है, तो उसको मैंने अंडरस्टैंड किया था। तो मेरे को ऐसा लगा था कि ये सेम विजन, मिशन और जो वैल्यूज़ है सर की, वो मेरी करेक्टर के साथ, मेरी सोच के साथ मैच करता है। चलो मैं एक बात करता हूँ। जी जी। अगर आपको अभी पेन बेचने के लिए कहा जाए, मुझे बेच के दिखाओ। तो ये ऐसी बात है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक फिर भी आपको डेमो दे देता हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता सेल्स वाला, तो कोई नहीं कर सकता तो वो इज नॉट अ गुड सेल्समैन, बट ये एक सिर्फ हास्य वाला है। तो मनमीत सिंह दी रॉकेट सिंह, एक पेन मुझे बेच के दिखाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लेट्स सपोज एक पेन है मेरे पास फॉर एग्जांपल। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जैसे राकेश जी, मैं तो आपके साथ मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ और बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके बिना, तो मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या आप मेरे को ऑटोग्राफ देंगे? देंगे। दो जी, पेज में। आप पेन तो अभी है नहीं। पेन लीजिए जी। पैसा भी देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा, तो इसका पैसा है जी। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल तो नीड बेचनी होती है बेसिकली। ठीक है, कितने पैसे लेंगे आप? तो ये बेसिकली ये चीज़ है। तो डिमांड और सप्लाई और नीड एनालिसिस का गेम है सेल्स। तो अगर अच्छी नीड एनालाइज हो गया तो जो चीज़ आपके पास कमी है वो पूरी करनी है, बस फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट। तो जब वो बचपन में सिखाते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो चीज़ की कमी है वो जिसने फिल कर दिया ब्लैंक तो उसको टिक करके नंबर पूरे मिल जाते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू। मनमीत जी, आप सेल्स में हार्डशिप होती है, लॉन्ग वर्किंग आवर है, फैमिली सपोर्ट कितना मायने रखता है? क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के इस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते। फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है, मेरे फादर का, मदर का और मेरी वाइफ का। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। और वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़रूरी है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना टाइम अपने ऑफिस में दे रहे हैं उतना ही टाइम आप अपने घर वालों को भी दीजिए, क्योंकि वहीं से ही आपको असली रियल वैल्यूज़ मिलती है, वहीं से ही आपको इंटेग्रिटी मिलती है, ताकत भी मिलती है। और जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो आप जब उनसे जाके शेयर करते हैं तो आपको एक गुड फीलिंग आती है कि आपने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, आपने कुछ अचीव किया है, तो आप अपनी अचीवमेंट उनके साथ शेयर करते हैं। तो हम वैसे भी लाइफ में जितने भी इंडियन माइंडसेट है, तो हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम घर वालों को हमेशा अपने से ऊपर मानते हैं। तो हम उनको जाके शेयर करें ज़रूर अपनी जो जो अचीवमेंट की है, तो दे विल बी हैप्पी और उनको और दुआ मिलती है कि ये और आगे बढ़े। ठीक है जी। जब उनके साथ समय कम बिताते हैं, कई बार वर्क प्रेशर होता है, क्या झुंझलाहट नहीं होती है, विशेष करके धर्मपत्नी का, भाभी जी का? अब ये पॉडकास्ट में आएगा तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। नहीं होता है, बट शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अब वो अंडरस्टैंड करती है बहुत ज़्यादा, और उसको पता है मेरे गोल्स क्या है, उसको ये पता है कि मेरी विजन क्या है, तो वो उसका सपोर्ट करती है। आपके ड्रीम भी पूरे करने हैं, ड्रीम्स का वो ध्यान रखती है। देखिए सपने, अगर आपका सपोर्टर ही सपने के खिलाफ हो जाएगा आपके, तो वो सपोर्टर कहाँ रहेगा? नहीं। तो वो उसको मेरे सपनों का पता है, उसको मेरे विजन्स का पता है, उसको मेरे ड्रीम्स का पता है। तो वो उस चीज़ में वो कहती है कि यार यू आर ऑल। वो कहते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो उनका आपके साथ हाथ है, सपोर्ट है, 100%। मनमीत जी, जैसा आपने बताया कि आप मुक्तसर से आते हैं, चंडीगढ़ कैसे आए और पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके बारे में। अच्छा, तो मुक्तसर में हमारा एंसेस्ट्रल होम था। तो रंजीतगढ़ पिंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा एंसेस्ट्रल होम था। तो वहाँ से हम, मेरे फादर क्योंकि सीआरपीएफ में कमांडेंट थे 16 बटालियन में, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए चंडीगढ़ में। तो उनको अलॉट हुआ घर, क्योंकि इस आर्म्ड फोर्सेस में से वो निकलता है तो उनको अलॉट हो जाता है। तो वहीं पर ही हम तब से, मतलब पिछले 30-35 साल से वहीं पर रह रहे हैं हम। तो वी आर रिजाइडिंग इन चंडीगढ़ ओनली। तो अब सिस्टम क्या है कि भाई अब जब वहाँ से आए, रूट्स तो वही थी, लोग वो भी जानते हैं, अब ये भी जानते हैं, तो अब 2 घर हो गए, मतलब 2 जगह के वासी हो गए, एक तो मुक्तसर के हो गए, एक चंडीगढ़ के हो गए। लेकिन बहुत अच्छा फील होता है, दोनों जगह पे जाते हैं तो प्यार मिलता है, पिंड जाते हैं तो वहाँ भी मिलता है, यहाँ जाते हैं वहाँ भी मिलता है।
पिताजी सीआरपीएफ में थे, जी। कमांडेंट थे, तो जी। वो डिसिप्लिन आपके अंदर देखने को मिलता है रेगुलर। हाँ हाँ 100%। तो उन्हीं उन्हीं की वैल्यूज़ है, उन्हीं का सब कुछ है, जो उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ है, जर्नी है, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है सारी की सारी। तो वही बेसिकली हमारे, हम कहते हैं ना हमारे पीछे कोई ना कोई है, तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फादर की वैल्यूज़, उनकी सोच, उनकी सीख, तो वो मेरे पीछे है। आज भी डांटते हैं आपको? नहीं, मेरे को लगा नहीं कि उन्होंने हमें डांटा है, तो मेरे को ये लगा कि उन्होंने हमेशा मेरे को गाइड किया है। मतलब ही इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्वर कहूँगा। कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी अपने फादर से डांट नहीं खाई। हाँ, मेरे मदर ने ज़रूर मेरे को डांटा होगा, लेकिन मेरे फादर हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे कि जहाँ जहाँ मैं फंसा हूँ वहाँ उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम में से निकाला है। तो मनमीत जी, मुझे लगता है आपके फादर साहब ही आपके आइडियल भी हैं और मेंटर भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। आज भी आपसे बात करते हैं रोज़, और क्या कन्वर्सेशन होती है सेल्स के बारे में? सेल्स के बारे में तो कभी भी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। आज के टाइम में थोड़ी कन्वर्सेशन चेंज हो गई है। तो आज के टाइम में हेल्थ पे कन्वर्सेशन है, आज के टाइम में फैमिली में क्या चल रहा है उस पर कन्वर्सेशन है, तो थोड़े स्पिरिचुअल हैं उस पर कन्वर्सेशन है। तो आज के टाइम में कन्वर्सेशन चेंज हो गई है। थोड़ा सा उनको ये लगता है कि अब इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, तो उनको ये लगता है समय कम देता है, भाई समय कम देता है, तो वो कन्वर्सेशन चेंज हो गई। मनमीत सिंह जी। नेक्स्ट क्या, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, प्रेशर भी होगा, टारगेट भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, इजी जॉब नहीं है जब आप इस लेवल पे आते हैं। क्या कभी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं इन चीज़ों से? फ्रस्ट्रेट तो नहीं, देखिए प्रेशर जो भी है, जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वैसे बढ़ जाती है, आपको अकाउंटेबिलिटी वैसे चीज़ों की लेनी पड़ जाती है, जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती है, तो हमको वो चीज़ें समझनी पड़ती है। तो वो ब्रेन को ना ट्रेन होने में टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन जब वो ट्रेन हो जाता है, अब हम बनने से गए, लेट्स वो पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं, तो बनने से गए, हमने माइंड को ऐसे बना लिया कि जिस भी फील्ड में जाओ वो वैसे बन जाओ, उस चीज़ को फटाफट अडेप्ट कर लो। अडेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि हम उसको समझ के फटाफट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन कर लेते हैं बस। तो अब आप ये लगाओ कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा जिम जा रहा है, उसने बॉडी भी बना ली, उसने एब्स रह गए, लेकिन अब उसको आदत पड़ गई है जिम जाने की, और एक सेहतमंद बंदा है, उसको सेहतमंद रहने की आदत बन गई है, वैसे ही अब हमको प्रेशर में रहने की आदत बन गई है। तो सेल्स एक फील्ड ऐसा है कि हमको अब आदत बन गई है, लेकिन हमको वो चैलेंजेस अब अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि हम जो काम हमें करना पसंद है उसमें कभी भी हम दुखी नहीं होते, हम हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, स्माइल्ड रहते हैं कि नहीं यार जो कस्टमर आएगा हमने जो उससे अच्छे बात करनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना, विदाउट प्रेशर। और जब आपके ओनर एमडी आपके अमन सिंगला जी जैसे हों, जो कि कभी प्रेशर देते ही नहीं, वो तो कभी कहते ही नहीं इस चीज़ के लिए, वो कभी प्रेशराइज सिचुएशन में होते ही नहीं, तो वो तो हमेशा कहते हैं कूल माइंड करके काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो हम वैसे ही वो चल रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे सर के पीछे लग के हम भी आगे तक पहुँच जाएंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था जी। मनमीत सिंह जी से, काफ़ी पहले जब मिला तो मुझे लगा एक सामान्य जो सेल्स पर्सन है, लेकिन जब बात किया तो पता चला बहुत गहराई है। इतनी गहराई लाते कहाँ से? देखिए वो तो विटामिन आर है रीडिंग। तो आपका, आप जैसे कल्चर में रहोगे, मैं ये भी आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे, मतलब अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कुकू एफएम है या कोई और है, आप सुन सकते हैं पॉडकास्ट अच्छे लोगों का कि लोग कामयाब कैसे हुए, लोगों ने पैसा कैसे कमाया, लोग फाइनेंशियली फ्री कैसे हुए, लोग अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं। तो आपको ये सुननी चाहिए चीज़ें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहने पे, अच्छी चीज़ें सुनने पे आपका माइंड डेवलप कर जाएगा। मतलब आपको ये नहीं करना कि आपने वो सुनते रहना बस, नहीं, आपने वो मतलब सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, आपका करेक्टर वैसा बिल्ड हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ तो सीखे जाएंगे, कुछ ना कुछ माइंड में चला ही जाएगा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जिसको पढ़ने का शौक है उसको अच्छी किताबें, 2-4 अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिसको सुनने का शौक है उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, रेदर देन हम रील्स पे आजकल टाइम वेस्ट करते रहते हैं अपना। तो रील में किसी को नाचते हुए देख लिया, लाइक कर दिया, कि भंगड़ा पाते हुए देख लिया, लाइक कर दिया, सिंगर का गाना सुन लिया, लाइक कर दिया। तो अगर अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अपने आप को ग्रोथ करेंगे, तो मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत कुछ है। मनमीत जी, एक रियल एस्टेट पे मेरी बुक आ रही है, मेरे 16 सालों के अनुभव का है, रियल एस्टेट ट्विस्ट। हाँ। तो उम्मीद है आप पढ़ेंगे और उस पर अपनी राय भी जरूर अरे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बुक सर, मेरे को तो आज पता लगा। नहीं 100% पढ़ेंगे और 100% उसको राय देंगे, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। और मतलब ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्त, एक आधी किताब आपको अपने दोस्त बनानी चाहिए, और वो अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, गुड फील होगा।
बेस्ट बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आप बिल्कुल शुरुआत में हैं, शुरुआती दौर में हैं, आपको ज़िंदगी में करना चाहते हैं सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, नॉट फाइनेंशियली गुड, मतलब अगर सिर्फ अभी आप एक लेजी हैं, अभी आप चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, तो एक बुक है रोंडे ब्रैन की लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप उसको 90 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे हिसाब से आप में चेंज आ जाएगा। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी में और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। तो सैर करते हुए अपने कानों में लगाइए, तो 1.5 घंटे की 2 घंटे की द सीक्रेट करके बुक है। और अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब आप लेके आएंगे। मनमीत जी, क्या आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? आपके लाइफ में काम किया है और लोगों पे काम करेगा? 100%। मैं तो इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि जैसे आपकी सोच होएगी वैसे ही आपको लोग टकरेंगे, वैसे ही आपका एनवायरनमेंट होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मतलब मेरे साथ तो देखो जादू हुआ है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये एक जादू से बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब इसमें अगर आप कुछ भी पॉजिटिवली सोचेंगे और करेंगे, जैसा जैसा उस बुक में लिखा है वैसा वैसा आपके साथ होगा। क्योंकि हमारा जो रोल प्ले है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। करेक्ट। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको केटर कैसे करना है, आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने अंडर कैसे ले सकते हैं, आप उसके मालिक कैसे बन सकते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक आपको बताएगी। तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक। मतलब अगर किसी को पढ़ने का शौक़ है और सुनने का शौक़ है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपके चैनल से कि वो बुक ज़रूर पढ़े। ये सिर्फ आपको पहला पड़ाव, क्योंकि पहला पड़ाव पैसा कमाना नहीं है, पहला पड़ाव कोई बड़ी पोजीशन लेना नहीं है, पहला पड़ाव तो आपको चेंज करना है, आपने इंटरनल चेंज करना है, आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। तो वो कैसे होगा? 30 दिन ये प्रैक्टिस करके। मनमीत जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बात कर रहे थे, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपना जरूर बताएं। मैं तो वैसे तो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया, इसको मतलब नॉलेज में लेके आया, और ये टेस्ट भी करता है आपको। लेकिन मेरे सिर पे एक लोन था फॉर एग्जांपल, जो कि तकरीबन 30 लाख का लोन था। जब मैंने शुरुआत की तो मैंने उस लोन को मतलब मैंने वैसे ही ये किया कि ये लोन मेरा रीपे हो चुका है। तो आई वॉज लाइक दिस कि ये 30 लाख का लोन तो मेरा रीपे हो गया, 30 लाख का लोन तो मेरा रीपे हो गया। मैनिफेस्टेशन वैसे चलने लग गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप खुश हो जाओ, यार ये तो खत्म हो गया, आप खुश हो जाओ, ये खत्म हो गया। तो जब वो 1 साल 2 साल बाद खत्म हो गया तो मेरे को सच्ची लगा, यार ये सच्ची में वर्केबल है यार। मतलब मैं आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी कितना भी बड़ा सोच लो तो आपको वैसे लोग मिल जाएंगे, वैसी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, वैसा सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको वो काम करने की वैसी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अगर आप इस पाथ पे चलते हो तो, लेकिन आप पहले इस पाथ पे चलने से पहले आपको बहुत सारा चैलेंजेस भी आएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको जज भी करता है, आपको टेस्ट भी करता है, मतलब एक आपको चेक भी करता है कि यार ये मेरे बारे में सोच भी रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल और यू शुड बी थैंकफुल टू नेचर हमेशा। तो जब आप ग्रेटफुल हो गए, थैंकफुल हो गए, तो आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा होता रहेगा, मेरा ये मानना है आफ्टर रीडिंग दैट बुक। ग्रेट सर। मनमीत जी, विशेष करके आपके लिए रैपिड फायर राउंड बनाया है और आपने एक सेंटेंस में उसका जवाब देना है, लंबा टाइम नहीं लेना है। सबसे पहला सवाल, अगर आप सेल्स में नहीं होते तो क्या करते? मैं अगर सेल्स में नहीं होता तो शायद मैं एक फिलोसोफर होता। आप सुबह की पहली चीज चाय, कॉफ़ी या क्या लेते हैं? चिया सीड्स। चिया सीड्स। कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा सवाल पूछा जिससे आपकी हंसी न रुकी हो? उसने ये पूछा कि क्या आपका मतलब आपका अगर सोसाइटी में घर है, अगर आपका है तो आपने लोन की किस्तें दे पा रहे? ठीक है। मनमीत जी, आपको एक दिन के लिए एसवीपी ग्रुप का सीएमडी बना दिया जाए, पहला काम आप क्या करेंगे? तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सीएमडी तो नहीं, बट मैं ये जानता हूँ कि नेशनल लेवल पे तो हमारा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊँ। आपकी टीम में सबसे मज़ेदार इंसान कौन है? मेरे को जो सबसे, वैसे तो सारी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन एक सरदार जी हैं मिस्टर माइकल सिंह। तो मेरे को ठीक लगता है। जिंदगी में अगर अंडू का बटन मिल जाए आप क्या करेंगे? अंडू का बटन मिले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं अंडू करना ही नहीं चाहता, मतलब सब कुछ करेक्ट है। आपके सेल्स का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मुस्कान, ज्ञान या डिस्काउंट? मेरे ख्याल से ज्ञान है। मनमीत सिंह का कोई एक सपना जो अभी तक अधूरा है? मैं मनमीत सिंह से मनजीत बनना चाहता हूँ कि मैं मन को मित्र नहीं रहना चाहता, मैं मन को जीतना चाहता हूँ। मनमीत सिंह को अगर हम परिभाषित करें तो कैसे? मैं आपको ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन्ड
और दिल से सोचने वाला, यही परिभाषा है। मनमीत सिंह द रॉकेट सिंह, ये लोग कह सकते हैं, हम अपने आज आप के को बाद नहीं हो कह सकता है सकते। लोग कहें। हाँ। और आपसे लोग बहुत कुछ सीखेंगे, सेल्स वाले विशेष करके 100%। जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं यार ये काम ही बेकार है, हाँ। लेकिन आपको सुनने के बाद इससे बढ़िया तो भी काम। देखिए, मैं ये कहूँगा कि काम कोई भी बेकार नहीं है, बट एक बात हर बंदा याद रखे कि जहाज की जो कीमत है, वो जहाज की जो असली वैल्यू है वो हवा में उड़ने पे ही है। अगर वो हवा में उड़ेगा तो ही वो वैल्यूएबल है, अगर वो नीचे खड़ा रहेगा स्टैंड में तो उसकी कोई उसकी कोई वैल्यू value नहीं। नहीं। तो शिप की भी वैल्यू, वो शिप जब समुंदर की लहरों को चीरेगा तो ही उसकी वैल्यू है, और उसकी कोई वैल्यू किनारे पे कोई किनारे पे कोई तो वैल्यू। सेल्स वाले की तो वैल्यू, सेल्स वाले को अगर उसको सूरज जैसा चमकना है तो उसको सूरज जैसा तपना पड़ेगा। अगर वो सूरज जैसा तपेगा तो वो जरूर चमकेगा, और भगवान करे आपके चैनल के थ्रू जो भी सीखने वाला बंदा है वो बिल्कुल चमके, लेकिन तपने के बाद चमके तो उसकी वैल्यू चलता है। मनमीत जी एक आखिरी सवाल आपसे, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ के आपको कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा? और वैसे तो हम आपके साथ बातचीत करते रहते हैं बंद कैबिन में, लेकिन आज कैमरे के बीच में और आपकी टीम के सामने ये जो बातचीत हुई है तो ये बहुत एक खुशी है। मैं तो टीम को भी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बात सुनी है, और आपने मेरी सबसे पहले इतनी बात सुनी है, तो मैं आपने इतना टाइम दिया जो कि बहुत आपने एक कई इम्पोर्टेंट। राज भी खोले हैं जो मुझे पता नहीं था पहले, तो यही होता है जब हम कैमरे के सामने आई होते एम हैं। वेरी हैप्पी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और आपका भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया, और हमारी कन्वर्जेशन से शायद कुछ लोग सीख लें और हम आपसे कुछ सीख लें, तो यही लाइफ का लर्निंग मॉड्यूल चलता रहे, और ऐसे ही हम आगे सारे मिलकर ग्रो करते रहे। मनमीत जी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने मन की बात, अपने अनुभवों को और सच्ची जो दिल की बात को शेयर किया है, ये हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। विशेष करके जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं, जो कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार रुकावट महसूस कर रहे हैं, वो आपकी बात को देख के, समझ के, विचार करके आगे बढ़ेंगे और आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पुनः हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरह अपना प्यार, साथ, स्नेह बना के रखें। एक बार पुनः आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।